हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। तो जैसा कि अभी हम लोग एनडीए पीवाईक्यू सेक्शन कर रहे हैं, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं पीवाईक्यू सेक्शन 18 पर। तो आज हम लोग 18 पाथ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सवाल। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप लोग। क्या है देखिए, क्वेश्चन लिखा है बच्चों, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। मतलब यहां पर बच्चों एक पॉइंट है 2, 3, ठीक है, और यहां एक लाइन है। इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यही जो पॉइंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फुट। इसी को बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यही बच्चों हमें बोला गया है फाइंड करने के लिए कि ये कैसे निकलेगा। मतलब किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तब ये जो फुट बना इसी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, सिंपल सा रूल होता है, हम फुट को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, है ना। ध्यान देते रहिएगा कैसे निकाला जाता है, क्या रूल होता है। फुट निकालने का फॉर्मूला और पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। अगर हम थोड़ा सा थ्योरी की चर्चा कर दे बच्चों, तो देखिए थ्योरी क्या है। आइए, जैसे देखिए, अगर हम आपको बगल में यहां पे बता देते हैं, ठीक है। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारा x1 कॉमा y1, एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर खींचा गया है परपेंडिकुलर, और अगर इसी परपेंडिकुलर का वैल्यू पूछ देता, सॉरी परपेंडिकुलर का नहीं, फुट का वैल्यू पूछ देता इस फुट का, तो कैसे निकालते। तो चलिए हम इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो देखिए रूल क्या है। रूल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस x1 अपॉन x का कॉफिशिएंट लाइन के इक्वेशन से, बीटा माइनस y1 अपॉन y का कॉफिशिएंट b, फिर माइनस ये जो पॉइंट है गिवन पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट को आप लाइन के इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। यही होता है रिलेशन, जिससे हम लोग किसी भी परपेंडिकुलर का फुट निकाल सकते हैं। ठीक है। एक और थ्योरी होता है यहां पर, एक छोटा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है बच्चों x1 कॉमा y1, और एक लाइन है हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और कहा जाएगा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए इस लाइन में। अगर मतलब इस लाइन को थोड़ी देर के लिए, अगर इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए अगर मिरर समझ लें, तो इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन जो बनेगा इधर कहीं बनेगा, प्लेन मिरर की तरह अगर हम समझे तो यहां। तो कहा यही वाला पॉइंट फाइंड करिए, ये रिफ्लेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, या इसे आप इमेज ऑफ पॉइंट भी बोल सकते हैं। सही है। तो कैसे निकलेगा,
कुछ नहीं, एकदम वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंडीशन है ना वैसा ही होता है, देख लीजिए एकदम सेम कंडीशन होता है, देख लीजिए ध्यान से। क्या होता है? अल्फा माइनस x1 अपॉन एक्स का कॉफिशेंट, बीटा माइनस y1 अपॉन y का कॉफिशेंट। देखिए फुट वाला में माइनस होता है ना, यहाँ पे -2, गिवेन पॉइंट ये जो है पुट कर दीजिए लाइन के क्वेश्चन में, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस y कॉफिशेंट का स्क्वायर। मतलब फुट वाला और इमेज वाला का रिलेशन पूरी तरीके से सेम है, बस फर्क इतना है कि फुट वाले में यहां पर -2 होता है, सॉरी इमेज वाले में, और फुट वाले में सिर्फ यहां पर -1 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारा बात बच्चों? चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। सही है, चलिए तो देखिए, तो क्वेश्चन हमारा बच्चों यहां है, यहां शुरू कर दें क्या रिलेशन। तो क्या लिखेंगे ये, अल्फा -2 अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट 1, बीटा -3 अपॉन वाई का कॉफिशिएंट 1, फिर माइनस लिख करके पॉइंट पुट करेंगे, एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे, वाई के जगह पे। इस पॉइंट को इस लाइन में बच्चों पुट करना है ना। तो एक्स के जगह पे 2, वाई के जगह पे 3, फिर -11 डिवाइडेड बाई एक्स के कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, वाई का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अल्फा -2 बीटा -1, और ये कितना हो गया 2 3 5, 5 में से 11 गया तो -6 है ना। -6/2 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, -3 तो बोल ही सकते हैं। तो एक हमारा आ जाएगा अल्फा -2 इक्वल टू -3, और एक आ जाएगा बीटा -1 इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां से अल्फा हमारा हो गया -1 और बीटा हमारा हो गया -2, -2। सही है क्या? सही है। 3 2 5, 5 में से अच्छा साइन का थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, यहाँ सर क्यों गलती कर रहे हो यहाँ। अच्छा फिर से हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ साइन का थोड़ा गलती हो गया। चलिए साइन का क्या गलती हुआ सर, देखिए बताते हैं। देखिए ये अल्फा -2 है इक्वल टू बीटा -1 है, और ये देखिए 2 3 5, 5 में से 11 जाएगा तो -6, अब -6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, बाहर +6 हो जाएगा, और नीचे में 2 तो ये +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा -2 इक्वल टू 3 हो गया, और बीटा -1 इक्वल टू भी 3 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू यहां से 5 और बीटा इक्वल टू यहां से अल्फा इक्वल टू यहां से 5 5 5। ठीक है, और बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब देख लीजिए कि कौन सा सही हुआ, 5,4। 5,4 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द, ठीक है सही है, सही तो है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए क्या जी? हाँ सर, ये तो आप बहुत चीज गलती करते हो कैलकुलेशन वाला चीज। तो अल्फा -2/1 है, ठीक है, बीटा, क्या हो रहा है बात भाई, इतना क्यों गलती कर रहे हैं? यहाँ देखो, यहाँ यहाँ बीटा -3 था ना, इतना क्यों मिस्टेक हो रहा है, क्या बात है? चलिए यहाँ से तो 6 आ जाएगा, यानी 5,6 आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला आप याद रखेंगे
कि फुट कैसे निकाला जाता है और फुट कैसे निकालते हैं इससे बच्चों, और रिफ्लेक्शन यानी इमेज कैसे निकालते हैं वो आप याद रखेंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। बस मेरे तरीके से जो है कैलकुलेशन मत मिस्टेक करिएगा तो आंसर खोजने में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल बढ़े। तो चलिए बच्चों अब मुलाकात करते हैं इस क्वेश्चन से। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से रीड कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है। कहता व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट x प्लस वाई इक्वल टू पी बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब यहां एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं पहले, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, और इसी के बीच में एक लाइन सेगमेंट है ये। ठीक है, चलिए इस पॉइंट का नाम A देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम B देते हैं, और ये जो ए बी वाला लाइन सेगमेंट है वो इसी लाइन से आया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू पी से आया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है ये, इसका लोकस पूछा है, इस मिड पॉइंट का लोकस पूछा है। अगर इस मिड पॉइंट को हम कुछ मान लें, मान लो m मान लेते हैं, तो इसी मिड पॉइंट का हमसे लोकस पूछा है, तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला बात होना चाहिए कि लोकस किसे कहते हैं। तो यहां तो हम उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इसी चैनल पर जो है लोकस का डिटेल मतलब बताए हैं थोड़ा पहले। तो आप वीडियो में नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि लोकस क्या है, डिटेल कॉन्सेप्ट लोकस का हम जो है बताए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल कोशिश करते हैं काफी हद तक समझा देने का। चलिए लोकस निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट ए निकालिए। पॉइंट ए गौर से देखिएगा, पॉइंट ए बच्चों एक्स पर है, और आपको पता है एक्स पर वाई का वैल्यू 0 होता है, तो आप इसी इक्वेशन में वाई का वैल्यू 0 पुट करिए। तो कहिएगा सर ये पॉइंट तो p कॉमा 0 हो जाएगा, सही सोच रहे हो। ये पॉइंट बी निकालिए, पॉइंट बी जो है y पर है, y पर हमारा x 0 होता है, तो y हमारा कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। हो गया। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, तो लोकस निकालने के लिए उस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं। कुछ लोग h कॉमा के मानता है, कुछ लोग अल्फा कॉमा बीटा मानता है। चलिए हम अल्फा और बीटा ही मान लेते हैं, सही है। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, इस अल्फा और बीटा में एक रिलेशन फाइंड करना चाहिए। तो अभी आपको पता है कि अल्फा और बीटा आपका मिड पॉइंट है, तो क्या अल्फा को हम लिख सकते हैं ना 0 प्लस पी बाई 2, बीटा को कितना लिख सकते हैं p प्लस 0 बाई 2, बिल्कुल सर लिख सकते हो। यानी अल्फा इक्वल टू यहां से p बाई 2 और बीटा इक्वल टू भी यहां से p बाई 2। अब एक काम करिए, कुछ दिमाग लगा के अल्फा और बीटा को एक साथ लाइए। अल्फा और बीटा अलग अलग इक्वेशन में है। सर दिमाग तो यही लग रहा है कि अल्फा का वैल्यू भी p बाई 2 है, बीटा का वैल्यू p बाई 2 है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब जब अल्फा और बीटा एक ही इक्वेशन में आ जाए, तो लोकस का रूल है कि अल्फा को हटा के x, अब बीटा को हटा के y रख दीजिए। जो आपका फाइनल रिजल्ट आया यही आपका उस पॉइंट का लोकस कहलाएगा। यानी हमारा लोकस हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसे। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सही है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, क्या हमसे पूछा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल दे दिया है बच्चों x माइनस 2a, x माइनस 2b प्लस y माइनस 2c, y माइनस 2d इक्वल टू 0। एक सर्कल दिया हुआ है, सही है। इस सर्कल का सेंटर निकालना है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप सर्कल का चीजें अगर आप याद करें तो कुछ याद जरूर आएगा।
क्या? गौर से देखिए, ये सर्कल का सेंटर है और ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। मान लीजिए डायमीटर का यह इंड ए और यह इंड बी। अगर इस इंड को हम लोग x1 कॉमा y1 मान लें और इस इंड को अगर हम x2 कॉमा y2 मान लें, मतलब अगर सर्कल में डायमीटर का इंड मालूम हो तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0 की इक्वल होता है, अगर सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम हो तो। आप गौर से देखिए, ये सर्कल देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये x माइनस x1 के जगह पर 2a है, x माइनस x2 के जगह पे 2b है, फिर y माइनस y1 के जगह पे 2c है, फिर y माइनस y2 के जगह पे 2d है ना। मतलब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक एंड पॉइंट जो है x1 y1 से निकलेगा, मतलब 2a 2c से, और दूसरा एंड जो है बच्चों x2 y2 से, 2b और 2d से। समझ रहे हो? सर्कल का ओरिजिनल इक्वेशन ये होता है। हमने इस इक्वेशन को दिए गए इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि x1 y1 x2 y2 कौन है। अब जब पता चल गया तो सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर मान लीजिए O है ना, तो बताइए, तो सेंटर तो एंड पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो O निकालना है तो पहले क्या करेंगे, दोनों x को ऐड करेंगे, मतलब 2a प्लस 2b बाई 2, फिर दोनों y को ऐड करेंगे, मतलब 2c प्लस 2d बाई 2। यानी हमारा जो सेंटर है वो सॉल्व करने पर आ जाएगा यहां से a प्लस बी और c प्लस डी। सिंपल, कंपेयर किए, हमारा आंसर आ गया। सही है? सही है कि नहीं सही है? ये हमारा सर्कल का ओरिजिनल इक्वेशन होता है अगर एंड पॉइंट मालूम हो तो। समझ रहे हो क्या? ठीक है, हमने इसी को कंपेयर किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। करेक्ट है? चलिए यहां, व्हाट इज द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ अ पॉइंट ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब इलिप्स, जैसे ये एक इलिप्स होता है, जैसे मान ली दो प्रकार के इलिप्स होता है, हम एक इलिप्स करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये इलिप्स है, इलिप्स में दो सेंटर फोकस होते हैं। एक फोकस मान लीजिए ये S1, ये फोकस मान लेते हैं S2, ठीक है। इलिप्स के ऊपर एक कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए P, तो इस P पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस PS1 और इस फोकस डिस्टेंस PS2। इस PS1 को भी बच्चों फोकल लेंथ कहते हैं या फोकल डिस्टेंस कहते हैं या फोकल रेडियस भी कहते हैं, और PS2 का भी वही नाम है। तो हमको यही पूछा है कि PS1 प्लस PS2 कितना होगा, ये हमसे पूछा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो PS1 है, ये PS2 है बच्चों, इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ये आपका फोकल डिस्टेंस है। फोकल डिस्टेंस मतलब इलिप्स पर के किसी पॉइंट को फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस इलिप्स पर के किसी पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करने पर जो डिस्टेंस बनेगा उसी को हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। और हमसे अभी इन दोनों का सम पूछा है, तो देखिए हम यहां पर बगल में आपको फॉर्मूला लिखे हैं। इलिप्स हमारा दो प्रकार का होता है। अगर वो इलिप्स जिसमें x के नीचे वाला बड़ा रहे तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, PS1 बराबर a माइनस EX1 और PS2 बराबर a प्लस EX1। a तो समझ रहे हैं x के नीचे वाला, E भी समझ रहे हैं इसेंट्रिसिटी। कहिएगा x1 क्या है? x1 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जहां से फोकल डिस्टेंस निकाला गया, यानी P का कोऑर्डिनेट है, P का।
वही अगर इलिप्स दूसरा वाला होता, मतलब अगर b का वैल्यू बड़ा होता, y के नीचे वाला अगर बड़ा होता, तो फोकल डिस्टेंस का वैल्यू होता ps1 बराबर b माइनस ey1 और ps2 बराबर b प्लस ey1। तो सोचिए, कहोगे सर अभी तो इस इक्वेशन में क्लियर नहीं लग रहा है कि मतलब कौन सा इलिप्स है, फर्स्ट इलिप्स है कि सेकंड इलिप्स है। तो बच्चों ध्यान रखा करिए, ये बात याद रख लीजिए दिमाग में, बहुत बार आएगा, कंफ्यूजन होगा कि जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो कि इलिप्स पहला है या दूसरा, तब तक उसको पहला मान के चलना है। फिर सुन लीजिए, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि इलिप्स फर्स्ट है कि सेकंड, तब तक आप उसे फर्स्ट ही मान के चलिएगा, यानी पहला इलिप्स है। तो पहला इलिप्स में PS1 का वैल्यू होता है बच्चों a माइनस EX1 और PS2 का वैल्यू होता है a प्लस EX1। सोचिए अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगा 2a, यानी हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर। समझ रहे? अच्छा, एक और बात, फर्स्ट इलिप्स में 2a को कहा जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो आप याद कर लीजिए, इलिप्स कोई भी हो, फोकल लेंथ का जो सम है वो मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। याद कर लीजिए आप, इलिप्स कोई भी हो, फोकल लेंथ का जो सम है वो मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। याद कर लिए, फोकल लेंथ का जो सम है वो मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, अगर मान लो फोकल लेंथ का वैल्यू निकालना होगा तो आराम से फॉर्मूला में सब कुछ पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? चलिए अगला सवाल, आइए मुलाकात करते हैं इस क्वेश्चन से। क्या लिखा हुआ है? ये भी इलिप्स का ही क्वेश्चन है। चलिए, कहता है इलिप्स का इक्वेशन निकालिए हुज वर्टिसेज। अच्छा, वर्टेक्स दिया हुआ है, इलिप्स का वर्टेक्स दिया हुआ है बच्चों +-5,0। वर्टेक्स को देख के लग रहा होगा कि ये फर्स्ट इलिप्स है, और फर्स्ट इलिप्स का वर्टेक्स हम लोग जानते हैं +-a,0। कंपेयर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि a के जगह पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, फोसी भी दिया हुआ है, फोसी है +-4,0, फर्स्ट का ही लग रहा है। तो फर्स्ट का फोसी हम लोग जानते हैं +-ae,0। कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है कि ae का जो वैल्यू है कितना है, वो 4 है। हो गया। अब इलिप्स का इक्वेशन होता है ये बच्चों, x² / a² + y² / b² = 1। तो a तो मालूम है, b मालूम होगा तब ना इक्वेशन कंप्लीट होगा। तो सर अब क्या करें? पहला इलिप्स है तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, मतलब इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है फर्स्ट इलिप्स के लिए, b² = a² × 1 - e²। ठीक है, a² से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये a² हो जाएगा -a² e² हो जाएगा। a का वैल्यू 5 तो ये 25 हो गया, ae का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 हो, ये 9 आ गया। मतलब डायरेक्ट हमको b² निकल गया तो काम खत्म। तो x² / a², तो a की जगह पे 5 है तो 25 हो जाएगा। y² / b का स्क्वायर, देखो डायरेक्ट b² ही 9 आया है, इसको भी स्क्वायर मत कर दीजिएगा, = 1। आंसर खत्म। समझ रहे हो? ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल से मुलाकात करते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। पहले हम फॉर्मूला समझा देते हैं कि क्या है, ये देख लीजिए तो थोड़ा सा। ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। क्या सर? कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √5 - 1/4, √5 - 1/4। कॉस 18 कितना होता है? √10 + 2 √5/4। साइन 36 √10 - 2 √5/4। कॉस 36 √5 + 1/4। याद कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। याद हो गया क्या?
क्या है सर? 45/2 मतलब 22.5 मतलब 22.5। tan 45/2 का वैल्यू √2 - 1 और cot 45/2 का वैल्यू था √2 + 1। tan 45/2 √2 - 1 √2 - 1 √2 - 1 है, ध्यान दीजिए √2 - 1 है और ये √2 + 1 है। tan 45/2 और cot 45/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बहुत अच्छे ढंग से याद रहने चाहिए। ये सब बहुत यूज होता है, याद कर लीजिए। अच्छा, एक और कुछ और बात याद कर लीजिए, जैसे साइन 18 डिग्री को आप क्या क्या कह सकते हैं? साइन 18 डिग्री को आप cos 72 डिग्री भी बोल सकते हैं। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो cos 72 डिग्री का वैल्यू भी होता है। उसी प्रकार cos 18 डिग्री को आप साइन 72 डिग्री भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। उसी प्रकार साइन 36 को आप cos 54 डिग्री भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार cos 36 को आप साइन 54 डिग्री भी बोल सकते हैं, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। तो ये देख लीजिए, इससे कितना याद हो गया, ये याद रखिएगा, याद रखेंगे। तो चलिए इसी लॉजिक पर ये जो क्वेश्चन हम देखिए, ये तो वैल्यू वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, लेकिन ये क्वेश्चन खुद भी कई बार आ गया है। ये जो क्वेश्चन हम पूछे हैं आपको, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। तो क्वेश्चन है tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री। ये क्वेश्चन ही खुद कई बार आ गया है। अब प्लस tan 81 डिग्री। ठीक है, चलिए शुरू करें, आइए। चलिए tan 9 डिग्री रहने देते हैं, tan 27 डिग्री रहने देते हैं, और ये tan 63 डिग्री को बच्चों क्या लिख सकते हैं? tan 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताइए। tan 63 है ना, क्या बताओ, सॉल्व कर दें क्या इसको? देख लीजिए, तो tan 63 डिग्री को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं cot 27 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? cot 27 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री के अनुसार। और tan 81 को चाहे तो हम लिख सकते हैं cot 9 डिग्री, cot 9 डिग्री, cot 9 डिग्री, cot 9 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री के अनुसार cot 9 डिग्री। ठीक है, चलिए tan 9 एक साथ कर लेते हैं और cot 9 एक साथ कर लेते हैं, सही रहेगा। फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए तो tan 27 एक साथ हो गया, अब प्लस cot 27 एक साथ हो गया। चलिए सॉल्व कर दीजिए साइन बाय कॉस में, इसे साइन 9 बाई कॉस 9 कह सकते हैं, इसे हम cos 9 बाई साइन 9 कह सकते हैं। ठीक है, माइनस इसे हम साइन 27 बाई cos 27 कह सकते हैं, इसे हम cos 27 बाय साइन 27 कह सकते हैं। एलसीएम सब लेकर के थोड़ा सॉल्व कर लें क्या? कर लीजिए, तो हमको लगता है ये 1 बाई cos 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री हो जाएगा। सर रुको रुको रुको, क्या कर दिए? ओ भाई कुछ नहीं किए, एलसीएम करेंगे तो cos 9 इंटू साइन 9 एलसीएम हो जाएगा। cos 9 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, समझ रहे हो। एलसीएम करके करो, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों को फॉर्मूला पर लाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अनबैलेंस हो गया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अनबैलेंस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए फॉर्मूला पर आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन 54 डिग्री हो जाएगा।
अब रखिए सबका वैल्यू, सबका वैल्यू रखिए 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 रखिए। चलिए, 2 साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √5 - 1/4। हमने यहाँ पर पुट किया √5 - 1/4, फिर -2 साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √5 + 1/4। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए। तो ये 8/√5 - 1 हो जाएगा, और माइनस ये 8/√5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको पता है ये √5 - 1 √5 + 1, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 √5 + 8 हो जाएगा, √5 - 1 का उससे मल्टीप्लाई होगा तो -8 √5 + 8 हो जाएगा। ये दोनों बंदा तो कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 16, और नीचे a + b इंटू a - b का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो a² यानी 5 -b² यानी 1, तो 16/4 यानी कितना आ जाएगा, 4। हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4, है ना। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, आंसर कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन का। समझ में आया क्या, समझ में आया, समझ में आया। चलिए बढ़े आगे, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये याद कर लीजिएगा ये चीजें। यहां देखिए क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत सा, द सॉल्यूशन ऑफ इतना, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन पूछा हुआ है, मतलब 3 tan² x = 1, ये ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। क्या करेंगे आइए बताते हैं। क्या हम यहां से tan² x = 1/3 बुक कर सकते हैं, बिल्कुल सही। चलिए tan² x, क्या हम इस 1/3 को 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। tan² x, क्या हम इस 1/√3 को tan² π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। सर क्या करना चाहते हो, फॉर्मूला आ गया, tan² थीटा = tan² अल्फा, sin² थीटा = sin² अल्फा, cos² थीटा = cos² अल्फा। मतलब इन तीनों में से कोई भी हो, इन तीनों का फॉर्मूला बच्चों सेम ही होता है, क्या, थीटा = n पाई ± अल्फा। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर x है, = n पाई ± अल्फा यानी π/6, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर हो गया, एकदम सिंपल फॉर्मूला पर था, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सही है क्या, चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा ये, चल हो गया। आइए इस क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाहता है, शुरू करें। हमें दिया है a = sin² थीटा प्लस cos⁴ थीटा। तो इसी का हमसे वैल्यू पूछा है कि कहां से कहां तक होगा, एक तरीके से समझो कि रेंज पूछा है। तो रेंज वाला क्वेश्चन तो तब बनता है ना जब ये साइन और कॉस में है तो किसी एक में आ जाए, या तो साइन में आ जाए या तो कॉस में आ जाए। तो कैसे करोगे आइए बताते हैं। जैसे ये sin² थीटा है, क्या हम इसे cos² थीटा का होल स्क्वायर, cos² के जगह पे 1 - sin² तो लिख ही सकते हैं, अब बाकी होल स्क्वायर तो था ही, cos² का स्क्वायर, cos² के बदले लिख दिए हम बच्चों 1 - sin²। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा sin² थीटा। अब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर बच्चों, तो a² + b² और -2ab, -2ab। ठीक है, क्या बचा हमारा बताइए, तो यहां से हमारा बच गया कितना,
1 बच गया प्लस साइन के पावर 4 थीटा बच गया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। सही है, ठीक है। एक काम करो, ये 1 है, यहां से साइन स्क्वायर कॉमन कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लोगे तो ये बच जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। सर सही बोल रहे हो। इससे फायदा देख लीजिए, फायदा देख लीजिए जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा, अंदर से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉमन करने से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को तो हम आराम से कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आ रहा है अब देखिए फॉर्मूला पर आ गया कैसे। 1 माइनस, हम इसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। कहोगे सर ये 2 कहां से ले आए, कोई बात नहीं, अपने घर से लाए थे इसको, 2 को स्क्वायर यानी 4 अनबैलेंस हो गया, बैलेंस कर दिए, हो गया। चलिए कितना आ गया ये, अब ये फाइनली हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। सिर्फ वहां पर 4 है, होल में मत 4 लगा दीजिएगा। हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, साइन में। ठीक है, अब क्या करें सर, अब तो आसान है। हम लोग को बच्चों पता है कि साइन के एंगल में कुछ भी रहे, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, थीटा बाय 2 थीटा बाय 3 कुछ भी रहे, साइन का जो रेंज है बच्चों -1 से +1 के बीच होता है। सही है सर। स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी के माइनस तरफ 0 हो जाता है, हम लोग को पता है। स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी के माइनस में साइड 0, इस तरफ 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड है, तब 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो वही रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। ये कितना हो जाएगा, 4 से 1 बाय 4। फिर माइनस से मल्टीप्लाई है ना। देख लो पूरा इस यही ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लाने का हम प्लान बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, तो इनइक्वालिटी का साइन हम बदल दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उसमें कितना है, 1 प्लस कर गया है तो 1 को प्लस कर देते हैं, तो 1 को प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, तो ये 1 ग्रेटर देन, एक गौर से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 को ही, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसको सॉल्व किए थे, ये रिजल्ट तो हम ए को ही माने थे ना, ए को ही सॉल्व करके लाए थे। तो क्या हम इसके जगह पर ए रख सकते हैं, बिल्कुल सर रख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4 में से मतलब 3/4। अब इसी को अगर हम सीधा कर दें तो ऐसा लगेगा कि 3/4 से ए का वैल्यू 1 तक चला गया आंसर। समझ रहे हो, पहले एक फॉर्मेट में लाए, पहले एक फॉर्मेट में लाए, फिर जो रेंज का रूल होता है जिसे हम लोग एलिमेंट्री मेथड भी कहते हैं, वो हमने लगाया और हमारा ए का वैल्यू 3/4 से लेकर के 1 तक आ गया, 3/4 से लेकर के 1 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब मुलाकात करते हैं अगले सवाल के साथ। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, क्या है क्वेश्चन देखिए। कहता है कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अच्छा, कोई ट्रायंगल है, मान लेते ट्रायंगल एबीसी जैसे दिया भी है, तो ट्रायंगल का जो एंगल है उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2:3। तो पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए,
यानी a इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं, b इक्वल टू 2x बोल सकते हैं, c इक्वल टू 3x बोल सकते हैं। रेशियो तो ऐसे ही टूटता है। फिर हमको पता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री की इक्वल होता है। सही बात है। तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि 6x इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी a बराबर x और x बराबर हो गया 30 डिग्री, b बराबर 2x और 2x बराबर हो गया 60 डिग्री, c बराबर 3x, 3x बराबर हो गया 90 डिग्री। सही है। अब क्या पूछा, देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द, अच्छा साइड का रेशियो पूछा है। ठीक है, आइए तो बच्चों हम लोग एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है साइन रूल। क्या पढ़ते हैं, साइन रूल। साइन रूल में क्या होता है, ए बाय साइन ए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सवाल है, बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। सही है, रख दीजिए। ए साइन ए का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, देख लीजिएगा। बी है 60 √3/2 और सी है 90, तो 90 हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए क्या हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं a इज टू बी इज टू सी बराबर 1/2 इज टू √3/2 इज टू 1। अब रेशियो को ठीक करने के लिए क्या करिए, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 इज टू √3 इज टू 2 हो जाएगा, है ना। रेशियो फ्रैक्शन में ठीक नहीं लगता है देखने में, इसलिए हमने 2 से सब कट रहा था तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। समझ रहे हो, 1 इज टू √3 इज टू 2। हाँ, ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। समझ रहे, देख लीजिएगा और बढ़िया ढंग से क्या क्या किए हैं, है ना। पहले एंगल निकाल लिए, फिर साइन रूल लगा करके वहां से हम लोग फाइंड कर लिए। करेक्ट है जी। चलिए अगले सवाल पर, अगले सवाल पर सबसे पहले एक छोटा सा ऐड कर लेते हैं हम बीच में, है ना। ये हमारा एक ऑनलाइन ट्यूशन ही समझ सकते हो ये, लेकिन ऑनलाइन है सिर्फ। ऑनलाइन में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप मैथ्स के किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हो गया हमारा ऐड, आगे बढ़ जाए। चलिए तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये क्या है सर। हाँ कुछ बात नहीं, सब लोग के मन में ख्याल आ गया होगा। सर ये इनवर्स ट्रीगो का रूल है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है, ये होता है ना। तो सर इसका आंसर कर दो, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया तो 105 पाई/4 कर दो, हो गया खत्म। ना ना, गलती है गलती है। ठीक है, रूल क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा तब लिखना है जब थीटा का वैल्यू जो है, जब थीटा का जो वैल्यू है वो -90 से +90 के बीच में रहेगा, तब ऐसा करना है। तो अभी फिलहाल जो एंगल है वो तो इसके रेंज में नहीं है, तो बनाते हैं पहले रेंज में। तो कैसे बनेगा, तो 105 से 105 को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा जी, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, मतलब 21 नहीं होगा, 25 नहीं, 25 चौके 100 होता है ना, 26 हो जाएगा। 26 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौके 24 और 4 दूनी 8 दू 10, 104, मतलब 26 पाई 104, 105 लाना है तो +π/4 लिख ही सकते हैं, देख लो। अब इसको वापस एलसीएम करोगे तो 105 π/4 आ ही जाएगा, पक्का। देख लो, 6 चौके 24, 4 दूनी 8 दू 10 हो गया। अब क्या करें सर,
अब तो हो गया सिंपल, अब करना क्या है, अब तो आसान हो गया। चलिए अब रूल लगाइए ट्रिगो का। पाई का केस है, तो पाई के केस में होता है नो चेंज, तो लिखा जाएगा साइन पाई बाय 4, है ना। पाई रहे, पाई का केस यहाँ 26 है कि क्या है, उस पर ध्यान न दो, पाई है कि नहीं है। तो पाई के केस में होता है नो चेंज, बीच में प्लस है कि माइनस, उस पर मत ध्यान दीजिए, बगल में जो एंगल उस पर ध्यान दीजिए, पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 लिख दीजिए। लेकिन अब साइन सोचना है, प्लस में होगा कि माइनस में, तो गौर से देखो 26 पाई है ना, तो बच्चों ये जो बाउंड्री है इस लाइन पर इवन इंटू पाई होता है, आप लोग ट्रिगो में कोऑर्डिनेट का रूल पढ़े होंगे। और इस बाउंड्री पर ऑड इंटू पाई होता है, ऑड इंटू पाई, ऑड इंटू पाई। ऐसे एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई होता है ना। तो इस बाउंड्री पर इवन पाई, इस बाउंड्री पर ऑड पाई। तो फिलहाल हमारा 26 पाई है, तो 26 पाई का मतलब हुआ इवन पाई, मतलब इस लाइन पर। और 26 पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, प्लस पाई बाय 4, तो ऐड करने पर आगे जाएंगे, आगे मतलब किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब फर्स्ट में तो सारे लोग प्लस होते हैं, तो साइन भी प्लस में होंगे, बस हो गया। अब एंगल बन गया, अब साइन साइन खत्म कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया बच्चों पाई बाय 4 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पाई बाय 4 आ गया। समझ रहे हो, ऐसे करेक्ट है। तो आज का सेक्शन हमारा हुआ कंप्लीट, तो मुलाकात करते हैं अगले सेक्शन में, ठीक है। और क्वेश्चन बच गया क्या जी? नहीं, आज का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट